Hello students, good morning. How are you? In today's lecture we will discuss about the mole concept. देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा था, वो कैसे निकाला जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है भाई? बिफोर स्टडिंग दिस कंसेप्ट वी नीड टू नो वेरी वेल अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो आप जानते ही हो, पहले भी हम डिस्कशन इसके ऊपर कर चुके हैं। बट मोल कंसेप्ट से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एटम्स के बारे में और बताता हूँ। देख लीजिए, एटम्स क्या होते हैं? परमाणु, यानी परम जमा में अणु, छोटे से छोटा एक कण। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई किसी भी इस पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। एंड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट अकेला नहीं रह सकता, यानी वो सिंगल अगर एटम है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देख लीजिए एक बार आप, इसके अंदर किस प्रकार से बोला है इसके अंदर। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है बच्चों, क्या ये हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। ये हमेशा कैसे होता है? H2 की फॉर्म में, क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इसकी वैलेंसी 1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ही इसकी एग्जिस्टेंस होती है ना, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी हो सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करेगा? देखो इसकी 6 वैलेंसी है ना, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको भी दूसरा मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है। ठीक है, तो चलिए आगे। सिंगल एटम डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी हम मान लो वाटर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया सारा सब कुछ। बट आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आई होगी कि जैसे आपको कि ये आयरन Fe, अगर आप बोलो Fe जो आयरन होता है वो तो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ आयरन, तो ये एग्जिस्ट करता है। Fe क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको करवाई थी तो उसमें आपने सीखा होगा इसके बारे में। Fe आयरन होता है हमारा। और आयरन के केस में जैसे मैंने बोला आयरन ये तो एग्जिस्ट करता है, आयरन तो Fe लिखा जाता है। यस और नो? यस। बट आप देखो ना, ये आयरन है जो ये सॉलिड फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में है। समझ गए ना आप इस चीज़ को? क्या बोला मैंने कि ये जो आयरन मेरे पास है Fe, ये एक मेटल की फॉर्म में है। और मेटल में क्या एटम है इसके आयरन के अंदर? तो एक छोटा सा पीस ऑफ जो आयरन है ना, छोटा सा लोहे का टुकड़ा, उसके अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो ये सिंगल एटम थोड़ी है, इसके अंदर तो पहले से ही क्या है, मिलियन और बिलियंस ऑफ एटम से मिलके ये बना हुआ है। और यही चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखनी है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 ग्राम कोई भी चीज़, 1 ग्राम शुगर, मैं आपको बोलूँ एक 1 चौक, मैं आपको बोलूँ पीस ऑफ आयरन, इसमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयंस हैं। तो वही चीज़ हम इस मोल कंसेप्ट में सीखेंगे बच्चों, कि एक छोटे से छोटा जो हमारे पास जैसे पेन है एक, इस पेन के अंदर क्या है, कितने एटम्स होंगे, सोच के देखें। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है। ठीक है ना। तो इस मोल कंसेप्ट के अनुसार आपको सीखना क्या है, सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, कि 1 मोल है ना हमारा, जो 1 मोल वो किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में क्या है, इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 पेन, तो एक पेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने आयंस होंगे भाई? इतने। एक मैं बोलूँ 1 ग्राम शुगर तो इतने मोल होंगी। मैं बोलूँ 1 पेंसिल, कुछ भी बोलूँ मैं, तो यानी ये एक नंबर है, फिक्स नंबर है। इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ में धरती पर, अगर आप देखोगे तो ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैद्रोज, तो इस नंबर का भी नाम पड़ गया एवोगैड्रो नंबर। इस चैप्टर में बच्चों हम इसको Na से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? Na से। ये Na तो सोडियम होता है बच्चों। फर्स्ट N इज कैपिटल एंड सेकंड A इज स्मॉल, जबकि इसमें दोनों क्या हैं? लार्ज हैं। तो ये डिफरेंस इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एटम को तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब इस चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स भी छोटे से छोटा पार्टिकल है। बट एटम क्या था? सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। एटम क्या कर सकता है, ये सॉरी मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या बताया मैंने आपको, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, कि जो एटम था ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था सिंगल,
जबकि मॉलिक्यूल मेरे पास क्या करेगा, सिंगली एग्जिस्ट करेगा बच्चों, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। डेफिनेशन देख लें एक बार, क्या बताया डेफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वह छोटे से छोटा कण, ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का, विच जो, कैन एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेला रह सकता है, वही स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकता है किसी की सहायता के बिना। जैसे अपने पास एग्जांपल है H2 है, O2 है, ऑक्सीजन O2 हमारा, O3 ओजोन होता है बच्चों, ओजोन गैस, वो फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए, जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आज का है वो क्या है, एटॉमिक मास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोला जाता है, परमाणु भार। एटॉमिक मास का मतलब है परमाणु का भार। इसको डिफाइन करना है बच्चों। अब इसको डिफाइन करने के लिए कई बार क्या है, हमें इसकी डेफिनेशन को क्राइम करना पड़ता है, इसको रटना पड़ता है, क्राइमिंग करनी पड़ती है इसकी। लेकिन हम स्टार्टिंग से अगर इसकी हिस्ट्री को चेक करें तो इसको क्राइम करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वी नीड नॉट टू क्राइम इट बिकॉज वी कैन एक्सप्लेन इट्स बेसिक डेफिनेशन टू एडवांस डेफिनेशन। चलिए देख लीजिए एक बार। सबसे पहले एटॉमिक मास की बात मैं करूँगा तो आपके माइंड में यह होगा, सबसे पहले जो मास तोला गया था, उसको मेजर किया गया था, तो क्या इंस्ट्रूमेंट था पहले, सबसे पहले बोलो भाई। तो सबसे पहले बताया गया था कि एक सिलेंडर था भाई इस टाइप का। ये सिलेंडर कहीं यूएसए में रखा हुआ अभी भी। तो इस सिलेंडर का मास 1 kg मान लिया गया, सपोज करो इस सिलेंडर को क्या है, इसका मास 1 kg मान लिया गया। तो यहाँ पर जो मेरे पास मान लो कुछ भी चीज़ थी, जैसे मैंने मापना था क्या, जैसे मेरे पास क्या था, एक कार थी भाई, उस कार का वेट मेरे को करना था। तो यहाँ पे क्या है, मान लो उस कार का वेट क्या था, 100 kg था, सपोज कर रहे हैं हम वैसे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 100 सिलेंडर रखे गए इस टाइप के, क्योंकि एक सिलेंडर का मास कितना था, 1 kg। तो ये सिलेंडर के अनुसार स्टार्टिंग में किया गया था, क्योंकि कोई पैमाना नहीं होता था भाई, कोई मेजरमेंट के लिए कोई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। इस वजह से क्या है, ये सिलेंडर को ही क्या मान लिया गया बच्चों, एक यूनिट मान लिया गया। क्या मान लिया गया, इसको एक यूनिट मान लिया गया। और इस यूनिट के आधार पर जितने सिलेंडर होते थे, मान लो इसके आधार पर मैं एक एलिफेंट का वेट देखता हूँ, एलिफेंट का, तो मान लो मैंने 3000 सिलेंडर रख दिया, तो 3000 kg था। इसके अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया गया था बच्चों, सबसे पहले ये बात थी। लेकिन आजकल क्या है, अपने नावेडेज स्टैंडर्ड एटम हमारा कार्बन 12 माना गया इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट एक सिलेंडर माना गया था, ये सिलेंडर था मेरा जो स्टैंडर्ड यूनिट था। तो आज के टाइम पे जो एटम हमारा है, उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने स्टैंडर्ड इस सिलेंडर की तरह क्या मान लिया बच्चों, मैंने इस सिलेंडर की तरह मान लिया, स्टैंडर्ड एटम मान लिया एक। इसी तरह से कार्बन 12 एटम माना भाई वो। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास हमारा आया था वो किस प्रकार से आया था, देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी इसका ये रिलेशन था बच्चों, जैसे इसका ये रिलेशन था ना, एक सिलेंडर 1 kg के बराबर माना हुआ था। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन था हमारे पास कि स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 था, और उस स्टैंडर्ड एटम का 1/12 पार्ट था भाई, उस स्टैंडर्ड एटम का 1/12 पार्ट, यानी मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के साथ हमने इसको कंपेयर किया था। जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का मास। अब नाइट्रोजन एटम जानते हो आप कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 14। तो इसका 14 इंटू दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के कितने गुना है उसकी वैल्यू, वही हमारा क्या था, इसका एटॉमिक मास। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन एटम 16 इंटू दिस क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी ही क्या बना दी गई लास्ट में, एक यूनिट बना दी गई बच्चों। इस क्वांटिटी को क्या बना दिया गया बच्चों, एक यूनिट बना दिया गया। क्योंकि बार बार हम इसको लिखने की बजाय, आप देखें एक बार यहाँ पे देखो, बार बार हम इसको लिख रहे हैं ना, तो बार बार जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो तो उसको क्या कर लेते हो, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम हैज़ 3 सिस्टर्स, तो उसको राम को हम ही लिख देते हैं। वैसे ही बार बार लिखने की बजाय हमने उसको नाउन को क्या बना दिया, प्रोनाउन। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बार बार लिखने की बजाय क्या करोगे, एक यूनिट कंसीडर कर लो इसको भी आप, सिलेंडर की तरह। अब बार बार हम सिलेंडर रख रहे थे, है ना बच्चों, वहाँ उस तराजू के अंदर, उस बैलेंस के अंदर बार बार सिलेंडर रखने की बजाय हमने सिलेंडर को ही क्या मान लिया कि यूनिट। तो उसी तरह से मैंने कार्बन मास ऑफ कार्बन 12 एटम यहाँ पे यूनिट मान लिया। तो यहाँ पे आप देखें आगे यानी कंसीडर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम AMU, इस यूनिट का नाम रख लिया गया भाई
AMU, ये क्या आया AMU? पहली बार आप पढ़ोगे इसको, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोल दिया गया? एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आप लिख दिया यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। चलिए आगे अब डिस्कशन करेंगे हम एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों। इसी बेस पे आप क्या डिस्कशन करोगे, एटॉमिक मास की डेफिनेशन बड़ी इजी समझ में आएगी अब आपको। पहले आप क्या करते इसको रटते, बट रटने की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। समझ लीजिए, समझे कि एटॉमिक मास को ही हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया। अभी एटॉमिक मास को ही क्या डिफाइन कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज ए नंबर। एटॉमिक मास परमाणु भार एक वह संख्या है विच टेल्स दैट, जो बताती है, हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व का परमाणु कितने गुना हैवियर है इस क्वांटिटी से, किससे, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, उस तत्व का परमाणु है जो वो कितना भारी है, और कितना भारी है वो एटॉमिक मास आपको डिफाइन कर देगा। भाई एटॉमिक मास क्या बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अंडरस्टैंड। जैसे मैं डिस्कशन करूँ एग्जाम्पल आपके सामने एक, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो 14 इंटू क्या बताया था, 14 इंटू ये नाइट्रोजन एटम है, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी टाइम्स दिस नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ गए होगे अब आप इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो चलिए आगे, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है, AMU। AMU का मतलब क्या है बच्चों, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। वी कैन राइट, अब इसको हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14 इंटू दिस क्वान्टिटी, यानी मैं इस क्वांटिटी का नाम मैंने क्या रख लिया अभी बच्चों, AMU। तो मैं बार बार क्या है, इतनी बड़ी टर्म लिखने की बजाय क्या है, VIP टर्म यूज करूंगा मैं बार बार। ये जो टर्म है इतनी बड़ी, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, नो वी विल नॉट राइट दिस टर्म, वी विल राइट सिंपली AMU। सो वी कैन राइट AMU। अंडरस्टैंड, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। Similarly for oxygen atom 16 into this term, we will not write this term, we will write directly for 16 AMU। चलिए अब AMU को डिस्कस करते हैं हम। AMU का मतलब है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अंडरस्टैंड। तो पहले क्या था बच्चों, अब इस टर्म को हमने क्या है, अब पहले तो हमारे पास क्या है, इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, लेकिन आजकल क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो चुके हैं जो कि इसका एक्यूरेट मास निकाल सकते हैं। किसका भाई, इस टर्म का। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मेरे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर एक चीज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या किया बच्चों, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम निकाल दिया, और वो इतना आया। भाई क्या बताया मैंने कि हमारे पास केमिस्ट्री में मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से मैंने मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम निकाल दिया बार बार लिखने की बजाय, और उसकी वैल्यू आई मेरे पास 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो 1 AMU किसके बराबर हो जाता है यहाँ पे, 1/12 कर दो इसका, क्योंकि मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाला ना इस टर्म से मैंने, तो 1/12 कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मेरे पास AMU की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 1 AMU इज इक्वल टू, याद रखनी है ये वैल्यू आपको, इंपॉर्टेंट है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम्स। क्या लिख सकते हो, 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम्स। समझ गए ना आप, NA ग्राम्स। तो ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स, फॉर ओनली न्यूमेरिकल्स। ये टॉपिक केवल न्यूमेरिकल्स पे डिपेंडेड है। अब ये क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट शायद हो नहीं पाएगा इस वीडियो में, बट 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा उस पर न्यूमेरिकल। सेकंड वीडियो में न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर होंगे इस पर, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में फार्मूलाज निकल के आएंगे अपने सारे के सारे। देख लीजिए NA, यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइंटिस्ट एवोगैड्रो के द्वारा दी गई थी 6.023 10⁻23। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आ जाता है यहाँ से, ये मैंने अभी बताया आपको, ऊपर से आया, इसको कैलकुलेट किया हमने। चलिए नाउ वी राइट द मास ऑफ एन एटम इज ग्राम। अब देखो अगर हम मास ऑफ एटम है जो हमारे पास, उसको ग्राम में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, ग्राम में, तो इसको क्या बोलोगे आप, देखो जैसे मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम 16 AMU, हम मान लो ऑक्सीजन एटम हमारा
1 ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, तो मैं इसको ग्राम में अगर चेंज करूँ तो क्या करूँगा मैं इसको, बताओ क्या करूँगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम कर देंगे, है ना। तो AMU हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। बड़ा सिंपल था। So by knowing this relation we can say that if we write mass of single atom we can write in AMU। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिली ना यहाँ से। अगर सिंगल एटम का मास लिखना चाहते हो, किसका, सिंगल एटम का, तो AMU में लिखें। सिंगल एटम अगर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल वगैरह है, तो या फिर सिंगल एटम नहीं है अगर वो, तो उसको क्या लिखोगे आप, ग्राम में लिखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप एटॉमिक मास यूनिट सिंगल एटम के लिए यूज होएगी इसके अंदर। तो अब मोल कंसेप्ट में हमारा जो स्टेप है वो आ चुका है। देखिए मोल कंसेप्ट क्या है, मोल मैंने बताया था 1 मोल इज इक्वल टू, इसका ई नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 1 मोल लिखेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। एटम, ये पार्टिकल हमारे क्या हो सकते हैं बच्चों, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पे डिफाइन करेंगे अब हम। एवोगैड्रो नंबर सिंपल था भाई, यहाँ पे क्या है, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अगर मैं किसी भी एग्जांपल की बात करूँ तो एक मोल पेन है, तो उस पेन में कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल। एक मोल हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ है, ईंट है, पत्थर है, एक मोल चौक है, एक मोल हमारे पास कोई भी चीज़ है, तो उसमें इतने एटम्स या आयंस होंगे। समझ गए होगे आप इस चीज़ को। तो मोलर मास हमारा क्या होता है, आगे चलिए। जब किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल सब्सटेंस के मास को ग्राम में लिखा जाता है, क्या बताया बच्चों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में है तो वही मोलर मास होता है बच्चों। क्या होता है, मोलर मास। समझ गए होगे ना, डेफिनेशन यही है इसकी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। और मोलर मास ऑक्सीजन एटम का अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 मोल का मीन्स क्या होता है, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ग्राम में लिखना चाहते हैं हम इसको वैसे भी, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 AMU। बताया था ना, किसी भी सिंगल एटम का जो मास है वो AMU में लिखोगे इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, अगर मैं AMU को क्या लिख सकता था बच्चों, देखो एक बार समझना ध्यान से। जो मेरे पास 1 AMU था, मैंने उसको एक जगह पे लिखा था 1/Na ग्राम, है ना। तो मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ AMU की, क्योंकि मेरा ग्राम में चेंज हो जाएगा ना ये डायरेक्टली। तो मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देता हूँ इस AMU की जगह पे, तो ये मेरे पास क्या है, Na से Na कैंसिल हो गया, 16 ग्राम आ गया, है ना। तो ये था मोलर मास, केवल ग्राम में होगा भाई ये। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको और समझाऊँ इसके अंदर। जैसे ऑक्सीजन मेरे पास था, और ऑक्सीजन का जो 16 AMU है और 16 ग्राम है, दोनों क्वांटिटी सेम है बच्चों। दिस बोथ वैल्यूज आर सेम, नॉट डिफरेंट, बट these आर डिफरेंट ओनली इन टर्म्स या फिर यूनिट में डिफरेंस है ये, बट मीनिंग इनका सेम है। ये बता रखे मैंने आपको यहाँ पे। 16 ग्राम का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 16 ग्राम का मतलब क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जबकि 16 AMU का मतलब क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो क्या डिफरेंस बताया, ये 16 AMU का मतलब है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, जबकि इसका मतलब क्या है 16 ग्राम का मोलर मास, क्योंकि ये ग्राम में जनरली ये AMU में है। समझ गए डिफरेंस बच्चों। अब हम लिख सकते हैं, जैसे वी कैन राइट मोलर मास ऑफ सोडियम एटम। Na क्या होता है, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम, सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम, कितने भी हैं सभी के लिख सकते हो आप, है ना। तो देख लीजिए एक बार और इसमें कि ऑक्सीजन अगर 16 AMU है, 16 ग्राम है, तो इस ग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है मेरे पास, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास हो गया। लेकिन ये भी तो एटॉमिक ही मास है, इसको ग्राम में लिया गया बस, यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, या मैं इसको क्या बोलूँ, जो एटॉमिक मास हो ग्राम में लिया गया, तो इसका नाम ये भी तो पड़ सकता है ना, एक नई टर्म हमारे पास आ जाएगी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। कैन आई राइट ग्राम एटॉमिक मास बिकॉज इट इज आल्सो एटॉमिक मास एंड इन टेकन इन ग्राम। और इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताया था पीछे भी आपको। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं आई है एक समझाने के लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट फैक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको निकालना भी आना ज़रूरी है। देख लीजिए क्या कहता है ये फैक्टर। मोलिकुलर मास क्या होता है भाई, सभी जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे, 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है ये आना आपका। व्हाट इज मोलिकुलर मास।
मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, इसमें क्या है, कुछ एटम्स होंगे ना बच्चों, कितने एटम्स हैं इसमें, 2 तो हाइड्रोजन एटम है भाई और एक ऑक्सीजन एटम है ना। तो इनका इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी कुछ मास होगा। तो क्या करो आप, सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इन सभी का जो मास है वो निकाल के उनका सम कर दें। सभी का मतलब 2 हैं तो 2 का ही ऐड होगा, एक है तो एक का ही ऐड होगा। दैट इज नोन एज ए मोलिकुलर मास। अंडरस्टैंड। देखो क्या बोला मैंने, सम ऑफ एटॉमिक मासेज, जितने भी परमाणु भार हैं सभी का जोड़, सभी को ऐड करो, ऑफ ऑल द मोलिकुलर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सब का एटॉमिक मास निकालो और सबको ऐड कर दो तो मोलिकुलर मास हमारा आ जाता है। क्लियर। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आपको पूरी टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल यही याद करने हैं, नो मोर, इससे ज़्यादा नहीं करोगे क्योंकि ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किए हुए हैं भाई बच्चों। ये ही याद करोगे तो आपके लिए बेटर है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो खुद देता है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, वो खुद आपको देता है। तो वैसे निकालना भी आना चाहिए भाई, बाई चांस सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ना दिया जाए, बट जनरली देता है वो ऐसा। तो चलो देख लीजिए एक बार। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4, लिथियम 7 और बोरोन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, कॉपर 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, बेरियम 137, मरकरी 200 और लेड हमारा होता है जिसका 208, और आयरन रह गया था बीच में तो उसको आप आयरन को वहीं लिख लें जो सीरीज चली हुई थी। तो इसका कितना है 56 आयरन का, है ना। तो चलिए कैलकुलेशन बड़ी इजी होगी इसकी। जैसे वी वांट टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो बड़ा इजीली आएगा ना बच्चों। कैसे, H2O का कैसे ले लेता हूँ मैं, देखो ये H2O में क्या 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना, ऊपर लिख लें आप इसको, तो 2 × 1 ऐसे लिख लें, प्लस ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 2 + 16, तो वाटर का 18 आ गया भाई, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो 18 हमारे पास ये मोलिकुलर मास है फॉर वाटर। अगर आप निकालना चाहो H3PO4, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर H3PO4, तो H3PO4 का कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन हैं 3, तो 3 × 1 करोगे क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 3 एटम्स है हमारे यहाँ पे। तो फॉस्फोरस का कितना 31, प्लस ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4, आप देख लें ऐड कर लें, 3 + 31 × 64 कितना आ जाएगा, वी विल गेट 98। और सिमिलरली H2SO4 का भी कितना होता है बच्चों 98, H2SO4 का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू, यानी 98 ही होता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे हैं, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके क्या है ये क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि इनका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है तो वो मत देखें आप, आपसे रिक्वेस्ट है, और आप खुद ट्राई करें, आपको पता लगेगा किस प्रकार कैलकुलेट करना है। अदरवाइज़ मैं 2 क्वेश्चंस आपको दूंगा वैसे भी, वो आपको सॉल्व करने हैं और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आप। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको कैलकुलेशन पे मोलिकुलर मास पे आपको सेंड कर दूंगा इसमें, या फिर इस वीडियो में भी होंगे वो, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करके ग्रुप में भेजें, तभी तो पता लगेगा आप सॉल्व करते भी हैं या नहीं करते हैं। पिछला जो टॉपिक था एक सिग्निफिकेंट फिगर का, उस वीडियो को देखें और उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ना ही तो आपने वो सोल्व किए किसी बच्चे ने। सिग्निफिकेंट फिगर वाली वीडियो जो है सर्च मारें वहाँ पे JS शर्मा केमिस्ट्री, और वहाँ पे देखें सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो है एक, आपको मिल जाएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे 10 क्वेश्चन बच्चों, कितने क्वेश्चन दिए थे 10 क्वेश्चंस, किसी भी बच्चे ने आपने सोल्व नहीं किए। जिसने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक, और उनको सोल्व करके ग्रुप में पिक्चर भेजें आप मेरे पास, फिर मैं चेक करूँगा, कुछ मिस्टेक होगी तो उनके आंसर भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे। कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेज ऑफ ग्लूकोज, सुगर, MgSO4.7, H2O, K4FeCN6,
इनके मोलिकुलर मास आपको निकालने यहाँ पर हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो भाई जनरल सिंपल सी बात है। मेरे पास अगर C6H12O6 है, ये ग्लूकोज होता है बच्चों। अब इसमें 12 इसका होता है, एक इसका होता है और इसका कितना होता है 16। तो ऊपर लिख लें आप इनके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 × 6 है ना, प्लस यहाँ पे 12 × 1 प्लस 16 × 6। जब इनको ऐड करोगे तो 180 आएगा भाई, 180। वैसे आप जनरल वे में याद भी कर लें इसको। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इनको बार बार निकालने की बजाय इनको क्या है याद ही कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए बार बार नहीं निकालना पड़े। तो 180 होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास होगा दैट इज़ फॉर, नेक्स्ट किसके लिए है भाई, नेक्स्ट हमारा है शुगर। शुगर का फार्मूला आपको खुद याद होना चाहिए भाई, तभी मैंने शुगर यहाँ पे लिखा है। शुगर क्या होता है, सुक्रोज। क्या होता है बच्चों, सुक्रोज। सुक्रोज के केस में मैं बात करूँ तो इसका फार्मूला C12H22O11। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो बड़ा इजीली आएगा आपका। 12 यहाँ पे लिख लो, 1 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, करो इसको कंपेयर। तो क्या था C12O22H22O11। देखो 12 × 12, एक कार्बन एटम का 12 है तो 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 22 × 1 और प्लस 16 × 11। तो वैल्यू आ जाएगी अपनी यहाँ पे इसकी कितनी 342। सुक्रोज का कितना आता है बच्चों 342। सिमिलरली देखो ये दो समझने के तो ये दो ही हैं लास्ट वाले। यहाँ पे समझने का क्या है, मेरे पास MgSO4 है तो Mg का कितना होता है बच्चों 20। Mg का कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 24, प्लस क्या करोगे सल्फर अलग से देख लो, सल्फर का कितना है 32। ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन, तो 16 4 × 64। ठीक है। उसके बाद 7H2O, ये ध्यान से देखें, कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे कि ये डॉट है, ये डॉट तो है ये, लेकिन मोलिकुलर मास में इसको गुणा मत कर देना आप, प्लस का साइन ही आएगा। 7H2O, H2O का आपको पता है कितना होता है बच्चों, कितना होता है 2 और 16, ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, और 18 को 7 से गुना तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे, 7 × 18। इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आंसर आया इसका बताओ 246। कितना आंसर आया 246। लास्ट एग्जाम्पल और देख लें आप, K4, के का कितना होता है 39 × 4 का मतलब 4 कर दोगे आप। आयरन का कितना होता है 56 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कैसे करोगे लास्ट टाइम पे, लास्ट में कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो 56 तक तो आ गया आपका, प्लस करोगे ऐड यहाँ पे। अब C और N है ना, जो C और N उनका इकट्ठा निकाल लो भाई, जैसे वाटर में निकाला था हमने। कितना है कार्बन का 12, नाइट्रोजन का कितना 14, दोनों को ऐड करोगे 26। 26 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम बताओ 6 से। 26 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो आपका आंसर आएगा 368। कितना आएगा 368। नाउ फॉर योर, अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया है, कुछ कैलकुलेट करने दिए घर से, जो आप कैलकुलेट करोगे जिनको, और इनकी पिक्चर भेजोगे आप सोल्व करके, तभी पता लगेगा किसको इसका आंसर सही आया या नहीं आया। तो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम बच्चों आपने देखा होगा फिटकरी होती है, फिटकरी ये डबल साल्ट की तरह बिहेव करती है भाई। डबल साल्ट होता है फिटकरी, डबल साल्ट क्यों होता है, क्योंकि डबल आयन होते हैं फिटकरी के अंदर। पहली बात तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो उसका फार्मूला भी खुद सर्च करोगे। तो फिटकरी का फार्मूला सर्च करो, क्या होता है मैं बता नहीं रहा आपको, यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैं आप कैसे सर्च करके, और फिर इसका मोलिकुलर मास कितना निकालते हैं। पोटास एलम काफ़ी बड़ा एक कंपाउंड है, ये डबल साल्ट है। मोहर साल्ट ये भी काफ़ी बड़ा होता है, ये लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मोहर साल्ट का भी आप निकाल के मेरे को दिखाओगे। चलिए आगे क्या समझे आप, एक टर्म और है छोटी सी इसके अंदर, फिर ये पोर्शन वीडियो का ख़त्म हो जाएगा अपना। काफ़ी लंबी वीडियो बना दी तो भैया आप बोर हो जाओगे। H2O में क्या है, अब मैं H2O को क्या लिखूँगा, H2O तो मेरा क्या है, हमें पता है इसके अंदर है कि यहाँ पे AMU जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है, अगर एटम के लिए है तो वो AMU ही लिखा जाएगा। बाई चांस ये तो वाटर मोलिक्यूल है ना, वाटर इज ए मोलिक्यूल, तो इसको मैं AMU को यहाँ पे क्या लिख लूँ, U लिख लूँ भाई। AMU का मतलब मैंने यहाँ पे क्या रख लिया U का मतलब है यूनिफाइड मास। अगर एटम के लिए है, सिंगल के लिए, तो आप क्या लिखोगे AMU। अगर काफ़ी सारे एटम एक मोलिक्यूल की फॉर्म में है तो उसको यूनिट बना दिया हमने। अब
जैसे मैं बोलूँ कि वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, बताओ, 18U कितना है, 18U 18 यूनिट्स, ठीक है। और ग्राम हमारा पता ही है, ग्राम के केस में आपको तो पता ही है 18 ग्राम कहाँ पर यूज़ होगा। मोलर मास अगर इसका ये क्या होता, मोलर मास होता तो यू कैन बी दिस यू कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एटम एज वेल एज फॉर मोलिक्यूल। यू का मतलब आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। मास ऑफ एन एटम, अब एक न्यूमेरिकल आपको दिया मैंने यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल को भी आप देख लें कैसे सोल्व करेंगे। दिया क्या गया देखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज दिस 1 पॉइंट यानी 6.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इट, इसका मोलर मास आपको निकालना है बच्चों। जब मास एटम का दे रखा है तो मोलर मास निकालने में क्या दिक्कत है बताओ। मोलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्या बताया, मोलर मास के निकालने का फार्मूला क्या है, मोलर मास कैन बी रिटन एज, मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल एटम, और मास ऑफ वन मोल एटम हमारे पास, ये मोलर मास जो निकालना है उसके लिए क्या करोगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम दे रखा है कितना 6.66 10⁻20 माइनस का 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर और कर दो भाई, क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सोल्व करोगे तो 4 ग्राम आ जाएगा, कितना 4 ग्राम। इसको भी सोल्व करके देखिए आपको आता है या नहीं आता है, ये अंडरस्टैंड। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। अब ये हाफ एन आवर के अंदर भी क्या है कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक हमारा, बट इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी इसमें हो चुका है, फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, इसलिए आप इसको यहाँ तक करें सोल्व। कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।